वेग और चाल में अंतर कौन बच्चा हमको बता सकता है? वेग और चाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 10 लोग, वाह। विस्थापन और दूरी में अंतर कौन कौन बता सकता है? ठीक, 2 लोग। और कोणीय वेग का कोई बताना चाहेंगे? और इधर कोणीय वेग का फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला कोणीय वेग का 1 और 2, और तो ये तुम्हारा, तुम ही बताओ। हाँ, तो बाबू कल जो हम लोग बात किए थे कि ये जो θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू, इसका तो नाम रख दिए थे हम, सही बोल रहे हैं बाबू, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। अब ये कौन बताएंगे कि आखिर θ2 माइनस θ1 को हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन, परिवर्तन। तो डेल्टा जो है, ये जो सिंबल है, ये परिवर्तन को दर्शाता है ना? परिवर्तन हो रहा है। कोणीय वेग को किस सिंबल से सूचित करते हैं? जा, कोणीय वेग को किस सिंबल से सूचित करते हैं? बताओ बाबू, तुम ही बताओ। हाँ, कोणीय वेग को कौन से सिंबल से सूचित करते हैं? एक, जैसे हर चीज़ का एक सिंबल होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से भी सूचित करते हैं, उसी तरह से कोणीय वेग को किस सिंबल से सूचक के द्वारा सूचित किया जाता है ना बाबू? तो अगर थीटा कोणीय विस्थापन को बता रहा था, तो नागमुनि बताओ, कोणीय वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अगर ध्यान है तो एक से लेकर के दूसरे पॉइंट पे जाना था बाबू। ये वाला जो था, ये भी विस्थापन ही तो है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस विस्थापन को जो कोण के रूप में होता है उसको कोणीय विस्थापन बोलते हैं, और जो विस्थापन रेखा के रूप में होता है उसको रेखीय विस्थापन बोलते हैं। दोनों को समय के सापेक्ष अगर चेक करो तो ये s बटा टी, ये थीटा बटा टी हो जाएगा। इसी को ओमेगा बोलेंगे, इसी को v बोलेंगे। यही बात था ना बाबू, और यही पढ़े, बस यही पढ़े। ये है वृत्तीय गति। और हम लोग कल इसको भी देखे थे कि अगर वस्तु 2 पर ना रुक करके 3 पे चली जाए, 3 पे ना रुक के 4 पे चली जाए, तो आप हमेशा उसको घटा घटा कर चेक करेंगे क्या? यही बात किए थे। अगर किसी वृत्ताकार पथ पर पिंड गतिशील हो जाए इस पर, तो तुमको इससे भी पहले त्वरण पढ़े थे ना, त्वरण अगर ध्यान है तो इसी चैप्टर में शुरुआत में पढ़े थे कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। सही है। अब वेग परिवर्तन की समय दर से क्या मतलब होता है? बात नंबर 1, वेग बदलना चाहिए, सही है, और समय दर इसका मतलब है समय के साथ साथ। समझे? मतलब कि अगर अभी 6:30 हो रहा है तो 6:30 के बाद 6:31 हो जाए तो वही वेग ना हो। वेग में परिवर्तन ज़रूरी है, तब जाकर त्वरण की उत्पत्ति होती है। और अगर ये ना हो तो वस्तु, त्वरण तो नहीं बदलेगा, वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील रहेगी। समझ रहे हो ना? एक समान त्वरण से। देखो ध्यान से, क्योंकि अगर त्वरण नहीं समझोगे बाबू तो फिर यहाँ पर हम आगे कुछ भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा करो। तो आज इस टॉपिक को, वैसे इस टॉपिक में और भी डेप्थ है, बट आप लोग जब 11th में जाएंगे तब जाकर के इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। हम अभी सिर्फ ओवरव्यू उसका बता देंगे, पहले देख लो इसको। तो त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को। अब वेग कैसे परिवर्तन होगा? मान लिया कि कोई वस्तु किस वेग से, तो u होता है आरंभिक वेग, अगर ध्यान है तो u आरंभिक वेग से, आरंभिक में ये नहीं होगा, ऊपर लग ही गया, आरंभिक वेग से गतिशील है। सही, गतिशील है। अब वस्तु जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिशील है, तो अगले घंटे भी क्या वो वही चाल को बना कर रखेगी? नहीं, उसको अपनी चाल को बदलना होगा। 20 से वो 21 या 25 हो जाए, 30 हो जाए, और या फिर 20 से वो कम हो जाए, -5 -10 पीछे हो जाए।
यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपने चाल में बदलाव लाए अगले क्षण, अगले समय के लिए। तो मान लिया कि कोई वस्तु u आरंभिक वेग से गतिशील है और t समय पश्चात वह किस वेग से हो जाए, v वेग प्राप्त कर ले। ध्यान से बाबू, u वेग से शुरुआत से गतिशील है और कुछ समय के बाद उसका वेग बदल गया है, वेग अब हो गया है v, बस इतना ही बात है। तो उस निश्चित समय के लिए, किस निश्चित समय के लिए, 6:30 बजे हम देखा उस ट्रेन को जो पंडारक से क्रॉस की, उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 6:45 बजे मेरा एक दोस्त है जो कि पहुंचा हुआ है मुकामा में, ठीक है। वो बोला भाई ट्रेन तो बहुत स्लो पास की है यहाँ पर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस 15 मिनट के अंतराल पे, सिर्फ इस 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन का त्वरण क्या रहा होगा। तो इस 15 मिनट की समय केवल खर्च कितना हो जाएगा, 15 मिनट जाएगा ना, 6:30 और 6:45। इस 15 मिनट के अंतराल पर जो त्वरण रहा वो रहा अंतिम वेग जिस पर उसको देखा गया माइनस आरंभिक वेग अब बटे समय अंतराल। अब यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है, याद करो। यहाँ देखो, a को अगर तुम t से मल्टीप्लाई करते हो इज इक्वल टू v माइनस यू, इसको भी इधर ले आओ तो at प्लस यू इज इक्वल टू v। तुम इसको देखो, ये कभी पढ़ा गया है u प्लस at, याद आया? कभी पढ़े ये सब चीज़? v बराबर u प्लस at, त्वरण से ही मिल जाता है आपको केस, सही है। तो इसका मतलब यह हुआ बाबू कि कोई भी वस्तु जो रेखीय पथ पर गतिशील है उसको आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, त्वरण की। अगर वस्तु में एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, तो वस्तु आगे की ओर गतिशील नहीं होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई तकलीफ नहीं? अब ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, गोल ऐसा जगह पर आपको मुड़ना है, साइकिल चलाए हो ना, उस पर बैठना भी पड़ता है, कैसे से चलाए हो इसे पकड़ के, हाँ, वो किसी आदमी को नहीं ठोका जाता है, उसके तरह खड्डा में नहीं कूदा दिया जाता है, अगर आपको मालूम हो तो, है ना। हाँ, साइकिल को सड़क पर चलाया जाता है, खेतों में नहीं। वो है एगो अपने पास, उसको हम देखे हैं खड्डा में चलाते हुए। अब सुनो ध्यान से बात को। अब यहाँ अगर आप साइकिल को एकदम, बस जानते हो क्या है फिजिक्स में कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे ना, अडॉप्ट का मतलब होता है अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझ जाएंगे तो फिर आपको अलग से इसको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ऋतिक आज है, नगमा थक गई है कल, समझ गए ना, आज ऋतिक है। ऋतिक यहाँ से चलना शुरू किया, ऋतिक की दिशा किधर होगी बाबू, एकदम सही सही बताओ। देखो सही बोल रहे हैं बाबू, यानी ऋतिक अगर अपने साइकिल को नहीं मोड़ता और ऋतिक के साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है तो ऋतिक का साइकिल बिल्कुल ऐसे सही है। लेकिन ऋतिक है थोड़ा सा होशियार, उसको क्या करना है, साइकिल के हैंडल को हल्का सा मोड़ना है। जैसे ही मोड़ा तो ऋतिक इस पोजीशन पर आ गया। अब ऋतिक को मालूम नहीं है, तो अगर नहीं मोड़ेगा अगर अगला, तो अगला देखो दिशा किधर है, इधर है, सही है। तो बोला नहीं, फिर से मोड़ना पड़ेगा। ऋतिक फिर से साइकिल को मोड़ता है। अब किधर जा पाएगा ऋतिक, ये देखिए ये दिशा है ऋतिक की, तो ऋतिक अब क्या करेगा, इस तरफ से मुड़ेगा थोड़ा सा और। अब ऋतिक की दिशा किधर हो गई, ये हो गई। अब आगे फिर से वो साइकिल को हल्का सा मोड़ेगा। अब ऋतिक की दिशा किधर हो गई, साइकिल की इस तरफ हो गई, फिर मोड़ा, दिशा किधर हो गई, इस तरफ हो गई। इस पूरे कांड में ऋतिक को एक बार इस वृत्त के चारों ओर घूम करके, होता है ना कहीं कहीं रास्ता होता है गोल, तो इस एक चक्कर को लगाने के बाद ऋतिक को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि अगर वृत्ताकार पथ पर चलना है तो बार बार साइकिल के हैंडल को मोड़ना पड़ेगा, बार बार। बात नंबर 1, क्या ऋतिक क्या निष्कर्ष निकाला है कि बार बार साइकिल को मोड़ना है, सही है ना। ये निष्कर्ष ऋतिक निकाला। अभी ये बात लग रहा है तो आम बात है, नहीं। सोचो कि फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, एकदम पहली बार अगर कोई व्यक्ति इस गोलाकार पथ पर चलना शुरू किया होगा साइकिल को लेकर के, तो उसको यह बात सोचना पड़ा होगा ना कि कैसे इसको घुमाना है।
तो बस उस फेज को सोचो, वहीं पर जाकर के सोचो जहाँ पर सोच सब नहीं सोचेंगे, उसके लिए दिमाग चाहिए बाबू, ठीक है। तो सुबह सुबह कहाँ से आएगा उतना दिमाग, तो अगर जो नींद में है वो नींद में रहें, बाकी जो जाग रहे हैं जो जिंदा हैं वही सोचेंगे सिर्फ। ऐसे दिमाग हैंग करने का डर है। बार बार साइकिल को मोड़ना है, ऋतिक बता दिया है हम लोगों को कि अगली बार अगर आप लोग जाइएगा वहाँ पर तो पता है क्या, साइकिलवा को ऐसे नहीं रख सकते, बार बार मोड़ना पड़ता है। अपने भाषा में ऋतिक समझा दिया हम लोगों को, ठीक है। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अगर वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गतिशील है तो उसकी दिशा बार बार बदलेगी, बार बार, एक बार नहीं, हर एक पॉइंट पर। यहाँ पर थोड़ा सा जगह भी हम छोड़ दिए हैं, इस पॉइंट पर भी देखोगे तो दिशा किधर हो जाएगी, ऐसी। क्या बाबू गलत बोल रहे हैं? यानी कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड गतिशील है तो उस गतिशील पिंड की दिशा बार बार बदलेगी। ये निष्कर्ष निकल सकता है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की दिशा बार बार बदलती है। क्लियर है बाबू? अच्छा, ये बात हम किताब से लिखा रहे हैं या यह बात तुम भी सोच रहे हो मेरे साथ, समझ रहे हो ना? अब दूसरा बात ऋतिक ही बताएगा, हम नहीं जानते। ऋतिक तुम ये बताओ बाबू कि यहाँ पर जब तुम साइकिल को मुड़ा रहे हो, साइकिल चलाते हो ना तुम तो आते हो बाबू काफ़ी दूर से, अगर तुम इस वृत्ताकार पथ पर तुम साइकिल चलाओ, ठीक है ना, तो साइकिल चलाने के लिए क्या तुमको सच में साइकिल की स्पीड एक जैसी बनाकर रखनी पड़ती है या स्पीड भी बदलना पड़ता है? बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है ना, कम करना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम तेज़ रखोगे और एक बेहतर चलवैया हो तो एक ही परेशानी तुमको झेलना पड़ सकता है, साइकिल बहुत टिल्ट कर जाएगा, मतलब ऐसे नहीं होकर के ऐसे हो जाएगा, तब ना ऐसे ऐसे घूमता है। सही बोल रहे हैं ना? यही सब साइंस है, यही सब छोटा छोटा बात है ना बाबू, यही विज्ञान है, तुमको बस सोचना होता है। तो जब तुम इस वृत्ताकार पथ पे थे और साइकिल को मुड़ा रहे थे तो तुमको चाल भी बार बार बदलनी पड़ी थी। कभी तुमको ब्रेक लगाना पड़ा था, सही है, कभी तुमको स्पीड बढ़ाना पड़ा था, एक बेहतर चलवैया वो और स्पीड को बढ़ा देगा। सही बोल रहे हैं ना? तो इसका मतलब यह हुआ बाबू कि वृत्ताकार पथ पर अगर आप गतिशील थे तो आपको वेग भी परिवर्तन करना पड़ा, वेग परिवर्तन करना पड़ा। क्या ये दोनों बात लागू हुआ तुम पर? सही है। तो ये जो वेग परिवर्तन करना पड़ा, तो वेग परिवर्तन किस नाम से जाना जाता है? वेग परिवर्तन। अब सवाल था सर वेग परिवर्तन तो आप बोल दिए, लेकिन समय दर थोड़ी ना बढ़ाया है। तो हम बोलेंगे हाँ, तो ऋतिक अगर तुम किसी गोलाकार पथ पे चल रहे हो तो मान लेते हैं 6:30 बजे तुम यहाँ पर हो, तो 6:31 में यहाँ पर हो गए, 32 में यहाँ पर हो गए, या समय ही रुक जाएगा क्योंकि ऋतिक अभी गोल चक्कर लगा रहे हैं तो समय रुक जाओ, पहले ये गोल चक्कर लगा लें फिर समय आगे बढ़ेगा। नहीं ना, समय के साथ साथ होगा ये काम। तो क्योंकि वेग में परिवर्तन करना पड़ रहा है ऋतिक को, समय भी तो बदल रहा है, तो वो किस में बदल जाएगा उस चीज़ को बोलेंगे त्वरण। इसका मतलब यह हुआ कि इस वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए बार बार वेग में परिवर्तन करना पड़ रहा था, मतलब बार बार त्वरण बदल रहा था। सही है, बात समझ में आ रहा है ना? त्वरण चेंज था, बदल रहा था। क्लियर हो गया बात? अब सवाल था कि ये त्वरण की दिशा किस ओर होगी। अभी तक हम लोग सीधी रेखा वाला त्वरण पढ़े हैं बाबू, हाँ, कि यहाँ पर पहुँचे, पहले गाड़ी यहाँ पर था तो यहाँ पर गाड़ी का वेग था u किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर पहुँची गाड़ी तो क्या हो गया उसका वेग v किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लेते हैं बीच में जाने में लगा समय t हो तो a बराबर v माइनस u बाई t। और दूसरा कोई त्वरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुल कितने त्वरण लागू होते हैं तो उनकी संख्या है 4। 4 त्वरण लागू होता है तब जाकर के एक व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर घूम सकता है। 4 त्वरण लागू होते हैं। हाँ, ये सब डिस्कशन हम लोग पहले नहीं किए, क्योंकि जो पहले था वो केवल चैप्टर था जहाँ पर सिर्फ वृत्तीय गति बोल के आज सिर्फ लिखवा दिया और वहाँ से निकल गए। लेकिन अब हम लोग उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं।
किस किस टॉपिक को? वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड पर कुल कितने त्वरण लग रहे होते हैं? वीडियो पॉज करना है, प्रश्न लिखना है कुल कितने त्वरण लग रहे थे, उसके बाद जवाब लिखना है 4। अब 4 त्वरण कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे होंगे उसी पर डिस्कशन आज का रहेगा। पहला, सबसे पहला त्वरण होगा अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। दूसरा त्वरण होता है बाबू स्पर्शी त्वरण। तीसरा होता है बाबू नेट त्वरण। और चौथा होता है कोणीय त्वरण। बस यही 4 चीज थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को समझना है। और इसी अभिकेंद्रीय त्वरण के बाद जो जिक्र आता है वो है अभिकेंद्रीय बल का। नाम सुने होंगे। 1 मिनट होल्ड करेंगे, जरा मेरा कॉफी आ गया है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर। और ये जो 2 निष्कर्ष निकाले हैं, ये 2 निष्कर्ष तो तुम ही लोग बोल रहे थे कि बार बार दिशा में परिवर्तन दिखेगा और साथ ही वेग परिवर्तन करना पड़ा। अगर नहीं किसी को शक है तो हम कहीं है गोलाकार एरिया जहाँ पर घूमना पड़ता हो, नहीं है तो खेत बड़ा सा मैदान देख लो और 2 चक्कर लगा के देख लो। नहीं 2 चक्कर, अगर स्पीड बराबर रखोगे, मैंने बढ़ाते रहोगे, अगर अपना स्पीड बढ़ाते रहोगे साइकिल का, तो साइकिल वाला बच्चा ही सब, बाइक वाला तो है नहीं अभी, कमाने वाला तो हुआ नहीं। बाइक होगा तो पड़ोसी का, साइकिल अधिकार हो जाता है अपना, नहीं अपना हो जाता है साइकिल। आप घुमाओगे, स्पीड ज़्यादा रखोगे तो साइकिल को देखो कैसे झुकता होगे, तो एक तरफ झुक जाएगा, बाहर नहीं झुकेगा, अंदर की ओर झुकेगा, ये अंदर की ओर झुकेगा। जो ऐसा उस पर ही बात हो जाएगी थोड़ा बहुत, वो सब आगे पढ़ना थोड़ा बहुत हम बता देंगे। और दूसरा चीज़, अगर आप स्पीड को थोड़ा धीमा करेंगे तो फिर एकदम हाथ ऐसे से साइकिल तब गोल वाला मुड़ा पड़ेगा। केस में छोटा सा 2 मिनट, इसको जल्दी से नोट कर लो जो ऐड नहीं है। त्वरण है, इन 4 प्रकार के त्वरण को देखेंगे और अभिकेंद्र त्वरण की वजह से हम अभिकेंद्रीय बल को पढ़ेंगे, चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, चैप्टर नहीं टॉपिक, क्योंकि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? वृत्तीय गति, कल से शुरू किए हैं। ठीक, अब देखो क्या क्या बात है। पहले हम बोला अभिकेंद्रीय त्वरण, त्वरण समझ में आ गया, वेग परिवर्तन किया। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है वह अंदर की ओर लग रहा होता है। अंदर की ओर का मतलब हर वृत्त में एक केंद्र होता है, सेंटर, क्लियर है। और ये जो लाइन है, ये लाइन या फिर ये लाइन या फिर ये लाइन, ये सब जो लाइन है ये किसके तरह काम कर रहा है? ये बता रहा है वेग, कि वह वस्तु जो अगर मुड़ी नहीं होती तो वो कहाँ जा रही होती? सीधे निकल गई होती, अगर नहीं मुड़ती तो। यही समझ में आ रहा है ना? तो जो त्वरण है वो किस ओर लग रहा होगा? तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है वो केंद्र की ओर लग रहा होता है। एक और ज़रूरी बात, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथ को भी लाने वाले हैं। देखो ध्यान से, एक वृत्त हो, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो, ये वृत्त का सेंटर यानी केंद्र हो, तो केंद्र से जो लाइन परिधि को छूती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और वह रेखा जो वृत्त की परिधि को छू करके निकल जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और यह हुआ कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। उल्टा बोलें तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बोल सकते हैं ये जो लाइन खींचा गया ये किसके तरह काम कर रहा है? स्पर्श रेखा। केंद्र से एक लाइन इस पर गिरा दें, इसको क्या बोलेंगे? लंब, त्रिज्या। त्रिज्या रेडियस समझते हैं बाबू? परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये परिधि हुआ, ये पूरा गोल ऐसा जो ये परिधि है, तो परिधि पर का ये एक बिंदु हुआ, परिधि को किससे मिलाया गया? केंद्र से मिलाया गया, तो होना गया ये त्रिज्या। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है ये, और ये वाला जो लाइन है ये केंद्र की ओर जा रहा लाइन है, इसी को बोला जाता है ए, और यहाँ लगा दिया जाता है सी। ए सी अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसकी दिशा किस ओर होती है? अंदर की ओर। इसका मतलब हो गया कि इधर वाले के लिए भी अंदर की ओर, इधर वाले के लिए भी अंदर की ओर। इसका मतलब साफ इसका एक ही अर्थ निकला कि अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है वो किस ओर खींच रहा होता है? वस्तु को अंदर की ओर। अब वस्तु का जो वेग है वो डिपेंड किस पर करेगा? बाहर जाने की ओर ना, अंदर के लिए। ये एकमात्र कारण है कि वस्तु हम लोग जो ध्यान दे रहे होते हैं बाहर की ओर देख कैसे नहीं कर रहे होते, ऐसे कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? एक बात
और जो सीधी रेखा में दौड़ रहे थे तो त्वरण किस दिशा में था, ऐसे, सही है ना। ब्रेक लगा दिए तो मंदन लग रहा है, समझ लो, दिशा बस यही है। और यहाँ के लिए दिशा क्या हो जाता है, अंदर की ओर। ये हुआ अभिकेंद्र त्वरण। आएंगे बल पर आएंगे तो और समझ में आएगा कि आखिर हम लोग अंदर की ओर ऐसे क्यों होते हैं, एक बात। दूसरा, स्पर्शी त्वरण। अब देखो, अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब होता है कि जब वस्तु का वेग स्थिर हो, यानी जब वस्तु अपने वेग को नहीं बदल रही हो, केवल और केवल दिशा को बदल रही है। ध्यान से समझो, अभिकेंद्रीय त्वरण, ये जो लाइन देख रहे हो, ये कब आया, जब वस्तु यहाँ 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 आया तभी ना। तो जब वस्तु यहाँ यहाँ गया होगा तो क्या जरूरी है कि वस्तु अपनी वेग को बदले, नहीं, एक समान वेग को भी बनाकर रख सकती है वस्तु, सही है ना। लेकिन एक चीज है जो वस्तु में हमेशा कार्यरत रहेगा, वह है दिशा का परिवर्तन। बगैर दिशा में परिवर्तन किए वस्तु कभी भी वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती, सही है ना। तो अभिकेंद्रीय त्वरण में जो हमको देखने के लिए मिलता है वह है एकमात्र चीज जिसको कहेंगे हम लोग दिशा परिवर्तन। कोई तकलीफ बाबू? क्या बोले हम अभी? हम ये बोला कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो अगर वह वस्तु वेग अपना नहीं बदल रही तो वेग अपना बना के रखी। साइकिल चला रहे थे ऐसे रुक गए, पैर ऐसे रोक दिए, साइकिल का वेग अपना बना हुआ है, साइकिल घूम रही है गोल से। आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ ऐसे मुड़े रहना है। नहीं हुआ ऐसा कभी, हो गया बात खत्म। तो क्या उस टाइम तुम पैंडल मार रहे थे? नहीं, तो वेग बना हुआ है एक जैसा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बना हुआ है वेग। साइकिल को हल्का सा टिल्ट कर दिया, गोल सा घूम गया, सही है। जो गोल सा घूमा तो दिशा बदलाया ना, दिशा बार बार बदलाया होगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण में वेग डिपेंड नहीं होते, हम किस पर आश्रित होते हैं, दिशा परिवर्तन पर। तो अभिकेंद्रीय त्वरण में बात किसकी होगी, दिशा परिवर्तन की। स्पर्शी त्वरण, कौन स्पर्शी, नाम से जाहिर है, स्पर्श करके, ये हुआ स्पर्श, सही है। अब आप इस त्वरण के बारे में बात करोगे तो यहां पर क्या दिखेगा, वेग में परिवर्तन। क्यों? देखो, अगर स्पर्शी त्वरण एक समान रखोगे, सही बोल रहे हैं, तो चाल को बदलना पड़ेगा, वेग को बदलना पड़ेगा। वेग बदलोगे तो स्पर्शी त्वरण क्या होगा, इधर आ गया, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर बदलो। देख रहे हो, ये जो बार बार तुमको वेग को बदलना पड़ रहा है इस पथ पर गतिशील होने के लिए, बार बार वेग को बदलना पड़ा इस पथ पर गतिशील होने के लिए, तो इसके लिए जो त्वरण लागू होगा उसको कौन सा त्वरण बोला जाएगा, स्पर्शी त्वरण। यानी स्पर्शी त्वरण में क्या दिख रहा है, वेग में परिवर्तन। तो इसमें हमको इसको सूचित करेंगे बाबू ए और नीचे टी, टी से होता है टैंजेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या चीज, स्पर्शी त्वरण, सॉरी वेग परिवर्तन, है ना। इसमें दिखेगा वेग परिवर्तन। अब कोई जवाब देगा हमको ऐसा कि क्या स्पर्शी त्वरण लागू जब हो तो हमको दिशा परिवर्तन दिखेगा या नहीं दिखेगा? हाँ, दिशा परिवर्तन रहना ही रहना है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, अगर वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो एकमात्र चीज जो कभी नहीं हट सकता वो है दिशा का परिवर्तन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा होगा, सही है। क्या स्पर्शी त्वरण हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऋतिक जैसा बंदा है तो वो बोलेगा सर हम एक स्पीड में घुमा देंगे साइकिल को, हो सकता है। मेरे जैसा डरपोक बंदा है वो क्या बोलेगा, नहीं हम रोज़ा कभी ब्रेक मारेंगे तो कभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे कुछ करेंगे ना, करके मुड़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जब आप वेग को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वेग परिवर्तन दिख रहा है, तब कौन सा त्वरण होगा? 11th में जाएंगे आप तब पढ़ेंगे नेट त्वरण। हालांकि हम बताएंगे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। नेट त्वरण का मतलब होता है इन दोनों का सदिश रूप में निकालते हैं, उतना गहराई में नहीं जाना है, वो 11th में आप देखेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है वो AC² प्लस AT² प्लस 2ACAT cos थीटा, तो उधर नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है वो। और कोणीय त्वरण ये भी आपको 11th में पढ़ना है, क्लियर है। तो ये दोनों नहीं, ये दोनों तो मेरा है टॉपिक, ये दोनों हम लोग देख लिए। तो एक बात तय हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण जब लागू होगा तो वस्तु का वेग परिवर्तन नहीं, दिशा लेकिन जरूर होगा, दिशा में परिवर्तन जरूर होगा। और दूसरा स्पर्शी त्वरण, स्पर्शी त्वरण जब लागू होगा तो दिशा तो परिवर्तन रहेगा ही, साथ में वेग में भी परिवर्तन होगा। अब वेग में परिवर्तन कैसा हो सकता है भाई? या तो गाड़ी या साइकिल जो भी चीज़ है जो पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी वो अब 20 भी हो सकती है, या फिर जो 15 है तो वो 5 भी हो सकती है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों केस हो गया। अब एक सवाल का जवाब दो
इसी के बाद जो चैप्टर 3 हम लोग पढ़े थे, न्यूटन वाला गति नियम, ध्यान है चैप्टर। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, ध्यान है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पर बल को हम एक सदिश राशि बोले थे, है ना बाबू? क्योंकि बल जो लग रहा था वो जिस दिशा में आप लगा रहे थे आपको पता था, ठीक है ना। और त्वरण एक सदिश राशि है, द्रव्यमान नहीं, बल और त्वरण दोनों सदिश राशि है। और दोनों के बारे में क्या बात होता है? दोनों के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसके क्या बताता है? सदिश राशियों को, सही है ना। और एक और बात, इसका यह भी अर्थ होता है, इस एरो का यह भी अर्थ होता है कि जिस दिशा में बल आरोपित की जा रही हो, त्वरण भी उसी दिशा में है। इसको उल्टा ही पढ़ दें, वही सही है कि जिस दिशा में त्वरण लग रही है बल भी उसी दिशा में लग रहा है। मतलब त्वरण जैसा जाएगा जिस दिशा में, बल भी उधरे लग रहा होगा। समझ रहे? किसी चीज़ को आप धक्का दे रहे हो यहाँ पर, तो अगर धक्का आगे की ओर दे रहे हो तो त्वरण लागू किस दिशा में होगा? आगे की ओर, ना कि पीछे की ओर। किसी को ऐसा लग रहा है पीछे की ओर हो जाएगा? नहीं ना। कोई चीज़ बदलता हुआ वेग के साथ आगे की ओर बढ़ रही है समय के साथ, तो जाहिर सी बात है वो आगे की ओर ही जाएगी, पीछे नहीं होगी। अनलेस कि उधर से कोई धक्का ना मार दे आपसे ज़्यादा न्यूटन पावर से, है ना। मेरे ज़्यादा पावर से कोई उधर से धक्का मार देगा तो हम चढ़ते हुए निकल जाएगा मेरे ऊपर से। समझ रहे बात को? इस चीज़ को देखो बाबू, तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो किस दिशा में लग रहा है? केंद्र की ओर, सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, देखो अभिकेंद्रीय त्वरण से कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका? अभिकेंद्रीय बल, वो किधर लगेगा? केंद्र की ओर। ये भी कॉपी में नोट करके डब्बा बना करके लिख लेना है ना, कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर। तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा किधर होगी? केंद्र की ओर। सर आप दिशा तो बता दिए, बट ये नहीं बताएं कि अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, है ना। तो अब जो सबसे सॉलिड बात बताने वाले हैं उस पर गौर करोगे। अभिकेंद्रीय बल नाम तो सुने हैं, लेकिन अभिकेंद्रीय बल जैसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एक खाली कुर्सी की तरह होता है। खाली कुर्सी का मतलब हो गया ये। खैर यहाँ तो ताज क्लासेस में यहाँ पर तो हम ही बैठेंगे ताज। सपोज़ कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल का सीट हो, तो प्रिंसिपल कोई व्यक्ति होता है या चेयर को बोला जाता है? चेयर को बोला जाता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो आज है कल कोई और हो सकता है, परसों उस चेयर पर कोई और हो सकता है। पीएम कोई व्यक्ति होते हैं या चेयर को बोला जाता है? चेयर को। अब बोलोगे कल जाकर के नागमुनि जो जाएगा 3400 का नया कुर्सी लेके चलाएगा, बोलेगा पीएम ले आए घर, उसको नहीं बोलते। कहीं उल्टा ना समझ ले, बेचारा बड़ा खतरनाक आदमी। ये चेयर ऐसे नहीं, इस चेयर को नहीं, पद को, ठीक है ना, पोस्ट को। जो बैठेगा उस पर वही पीएम है। चेयर का बहुत अहमियत होता है, ठीक है ना, ध्यान से। सीएम कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, पद है ना, चेयर है। क्लियर हो रहा बात? इसी तरीके से अभिकेंद्रीय बल कोई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यह भी एक पद है। अब देखो कैसे, किसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, उसी से आपको जवाब मिल पाएगा, और नहीं तो बस ऐसे ही रह जाइएगा। ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट भी कर लेना जो बात हम बोल रहे हैं। अभिकेंद्रीय बल, सूरज और पृथ्वी, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। क्या कभी ऐसा केस होगा, रुकोगे बाबू, रुकोगे, सूरज के चारों ओर पृथ्वी है, इस पथ पे पृथ्वी है, क्या कभी ऐसा होगा कि पृथ्वी थोड़ा दूर जाकर घूमने लगे कि नहीं आज थक गए हैं, रोज रोज एक ही काम करते करते, आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप पिया और घूमने लगा किनारे जाकर के, आज हम दूर घूमें? संभव नहीं ना। तो तूफानी करने के चक्कर में इसी पर घूमना है ना, उसको घूम रहा है इस पर आराम से, अपने पथ को बनाकर रखे हुआ है। सही बोल रहे हैं क्या? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, सूरज जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर, सही है, और दोनों ही एक दूसरे की ओर एक बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर, सही है। तो आपस में बंधे हुए हैं, सही बोल रहे हैं क्या? और ये जो आपस में बंधे हुए हैं कौन सा बल है?
गुरुत्वाकर्षण बल। अब ध्यान से बात देखोगे, क्या ये वृत्ताकार पथ है? हाँ है। क्या पृथ्वी का वेग एक समान है? हाँ है। क्या आज पृथ्वी तेज चलेगी क्या? नहीं, एक समान है तभी तो हर बार 365 दिन की गिनती कर रहे हो। नहीं तो इस बार 400 दिन में पूरा करेगी, अच्छा अगले दिन 10 दिन में पूरा करेगी अगले साल पृथ्वी, ऐसा तो नहीं है ना। हर बार 365 दिन ले रहा है टाइम। क्लियर है बात यहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ वेग स्थिर है, तो वेग स्थिर होने की वजह से इसका दिशा में परिवर्तन हो रहा है, दिशा नहीं बदल रहा। अगर पृथ्वी सीधा चलने लग जाए इसी पर तो देखो कहाँ निकल जाएगी ऐसे, लेकिन नहीं, लग रहा है जैसे कुछ बंधा हुआ है जो इसको अपनी ओर खींच रहा है बार बार इस तरफ, यानी ये तब ना ये हर पॉइंट पर मुड़ते चली जा रही है, मुड़ते चली जा रही है, दिशा में गतिशील है। तो ये कौन सा त्वरण होगा? क्या ये स्पर्शी होगा या अभिकेंद्र त्वरण होगा? अभिकेंद्र होगा। क्यों होगा अभिकेंद्र त्वरण? क्योंकि इसमें वेग नहीं बदल रहा, दिशा बदल रही है। केवल दिशा बदले तो वो अभिकेंद्र त्वरण होगा। क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब यह भी है ना बाबू कि इस तरह से कौन से बल की उत्पत्ति यहाँ पर दिख रही है? अभिकेंद्र बल। लेकिन अभिकेंद्र बल किसको कहेंगे? ये तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल हम ढूंढ रहे हैं, अभिकेंद्र बल, वो किसके रूप में छुपा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो जो पीएम की कुर्सी थी ना, उस पर, जिस पर कभी मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, आज उस पर मोदी जी आकर बैठ गए। तो मोदी जी कौन हो गए? अभिकेंद्र बल जैसा कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है, खत्म। बात समझ में आया? और देखो, धागा वाला एग्जांपल हम बताए थे ग्रेविटी वाला चैप्टर है ना, कि एक रस्सी लिया और उसमें पत्थर बांधा और पत्थर को रस्सी के सहारे से घुमाया। जब इसको घुमाना शुरू करते हैं तो रस्सी में बंधा हुआ है धागा, वो घूमना, धागा में बंधा हुआ पत्थर, और वो घुमाना शुरू किए तो वैसा घुमा। तो जो ये ऐसा घूमना शुरू किया तो कौन सा पथ बना? वृत्ताकार पथ बना। अब बताओ, क्या ये पत्थर निकल कैसे फेंका गया? नहीं ना, इसी पथ में गतिशील है। सही है। क्या उसका वेग बदल जाएगा? नहीं, एक बार घुमाने के बाद हाथ को ऐसे रखते हो तो 1-2 चक्कर तो लगा ही लेते हैं। सही है ना? इसका मतलब है वेग उसका फिर से स्थिर। अगर उसका वेग स्थिर है तो वह कौन सा ऐसा एंटिटी है जो अभी भी लागू है उस पर? अभिकेंद्रित त्वरण। क्यों लागू होगा? क्योंकि तुम देख सकते हो दिशा में परिवर्तन बार बार हुआ है। सही बोल रहे हैं। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण लागू हुआ है तो वो चीज़ जो इसको अंदर की ओर खींच रही होगी, कैसे खींच रही होगी? तुम साइकिल चलाते हो तो ऐसे नहीं चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो, मुड़ते वक्त गोल जैसे स्पेस पे एरिया पर। तो जब तुमको ये मुड़ना ही है, केंद्र की ओर झुकाना ही है इसको, तो झुकाने के लिए तुमको क्या चाहिए? कोई बल होगा ना जो तुमको अंदर की ओर खींच रहा होगा। वह बल कौन होगा? तो जब ये घुमा लोगे ना, घुमाने के बाद जब ये अचानक से रोकोगे, ऐसे देखोगे ये ऐसे आ जाएगा तुम्हारी तरफ। बड़ा पत्थर बांधो, घुमाओ और नाक को खाली नज़दीक जाकर ऐसे रखना, ऐसे घुमाना, रोक देना ऐसे। प्रैक्टिकल ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बेहद ज़रूरी है बाबू। तुम दोनों तो एकदम ज़रूर है। ऐसे नचाना है, ऐसे रुक जाना है। सौरभ, तुम ही दोनों को बोल रहे हैं। तो जब तुम उसको नचाओगे, ध्यान से समझो बाबू इस चीज़ को, ऐसे नचाएंगे, अचानक से ऐसे रोक देना है। बाहर नहीं जाएगा वो पत्थर, इस तरफ आ जाता है, केंद्र की ओर आ जाता है। क्यों? तो केंद्र की ओर कोई तो फोर्स होगा ना, कोई बल होगा। वह बल कौन है? अभिकेंद्र बल। लेकिन नहीं, फिर से वही है कि यहाँ पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल जिसका नाम है, यानी जो कुर्सी है, इस पर कौन बैठा हुआ होगा? याद करो, रस्सी के बीच में हम क्या बताए थे? तनाव, टेंशन। यहाँ पर वो कौन सा बल है? तनाव के रूप से जाना जाएगा, टेंशन उसको बोला जाएगा। यही तनाव, अब मोदी जी की जगह पर ये तनाव आकर बैठ गए। बात समझ में आया? तो अभिकेंद्र बल जैसा कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है। यह एक खाली कुर्सी की तरह काम कर रहा है और इसके ऊपर कभी गुरुत्वाकर्षण बल आकर बैठ जाता है। और भी है बाबू, केमिस्ट्री याद करो। केमिस्ट्री जब पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि परमाणु में नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है जो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? कूलॉम्ब बल। नाभिकीय बल नाम सुने होगे और कूलॉम्ब बल का नाम सुने होगे। नहीं सुने हो तो आज तुम सुनो। इन दोनों के बीच एक बल कार्यरत है जिसे कूलॉम्ब बल कहा जाता है। अब दूसरा सवाल, क्या इलेक्ट्रॉन अपने वेग को बढ़ा रहे हैं, धीमा कर रहे हैं? नहीं, एक समान वेग से गतिशील है इसके चारों ओर। सही है बात? क्या दिशा बदल रही है? यस, दिशा बदल रही है। तो दिशा बदलने की वजह से किसकी उत्पत्ति हो रही है? अभिकेंद्रीय त्वरण की। क्लियर है बात यहाँ पर? अब यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण की तो उत्पत्ति हो रही है,
वेग नहीं बदल रहा, सही है ना, वेग नहीं बदल रहा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ज़रूर अभिकेंद्र बल रहा होगा। अब अभिकेंद्र बल जैसा तो कोई चीज़ होता नहीं है, तो वो कौन सा चीज़ है जो दोनों को बांध कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन दूर ना चला जाए? तो वहाँ पर कोई फोर्स रहा होगा, कोई रस्सी रहा होगा, वो यहाँ पर कूलॉम बल काम कर रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच वो कौन सा ऐसा धागा है, रस्सी है, जुड़ाव है जो बांध कर रखा? गुरुत्वाकर्षण बल, वही अभिकेंद्र बल है। इस पत्थर और धागा के बीच का जो केस है, पत्थर ना भाग जाए, वो तनाव है, सही है, तो वही अभिकेंद्र बल कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? घर जाओ, वीडियो को पॉज करो और देखो आराम से बैठ कर रुक रुक करके, ठीक है ना?